बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम ए लेवल अकाउंटिंग जिसका कोड है 9706/32 उसका फरवरी मार्च 2021 का पेपर 3 जो ए लेवल अकाउंटिंग का पेपर है इसको करने जा रहे हैं। और इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर 4 क्वेश्चंस और कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंसी के अंदर जो एक क्वेश्चन है वो ऑलरेडी मैं करा चुका हूँ आपको कराचीज एकेडमी के यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट पे अगर आप जाएं तो वहाँ आपको मिल जाएगा। आज हम अपने लेक्चर का स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 6 से करते हैं और क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर देखते हैं क्या कहता है। कहता है कि एफ लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स एंड सेल्स वन प्रोडक्ट के एक प्रोडक्ट जो है एफ लिमिटेड बनाते हैं। The sales budget for F Limited for the 5 months to 31st August 2021 is as follows के जो 5 months हैं अप्रैल से शुरू होकर अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, ये इसकी इन्होंने सेल्स दी भी है कि दे आर एक्सपेक्टिंग। सेल्स बजट का मकसद क्या है कि दे आर एक्सपेक्टिंग के इतने यूनिट्स ये इन 5 मंथ्स के अंदर मंथ वाइज ब्रेकअप दिया हुआ है, ये इसको बेचेंगे। तो अप्रैल के महीने का दिया हुआ है, मई जून जुलाई अगस्त। समटाइम्स एग्जामिनर आपसे क्या करता है कि ये सेल्स बजट भी आपसे बनाने के लिए कहेगा। नाउ वी आर गोइंग टू प्रिपेयर द बजट्स। लेट्स सी ये प्रोडक्शन बजट कहता है आपसे, परचेजेस बजट है। जब हम अब मैन्युफैक्चरिंग में काम कर रहे होते हैं तो देखें प्रोडक्शन आपको कितनी, सेल्स तो आपके पास पता है आपको कि सेल्स के इतने यूनिट्स बेचने हैं। अब आप थोड़ी देर के लिए तसव्वुर करें कि आप कोई कंपनी अगर चला रहे हैं और आपने ये प्लान किया है कि आपका जो यूनिट्स हैं वो इस तरीके से बिकेंगे और आपने सेल्स का बजट बना लिया है, तो डेफिनेटली यू नीड टू अंडरस्टैंड कि यार फिर प्रोडक्शन हमें कितनी करनी है और प्रोडक्शन का बजट फिर आपको बनाना पड़ेगा। प्रोडक्शन के अंदर डेफिनेटली ओपनिंग इन्वेंट्री भी होती है, कितनी इन्वेंट्री आप अपने पास रखेंगे कि अगर कोई ऑर्डर आ जाता है तो फौरी तौर पे आप उसको दे सकें। तो इन्वेंट्री एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है जो प्रोडक्शन बजट के अंदर हम यूज़ करते हैं कि प्रोडक्शन बनाने के लिए इन्वेंट्री का कंसेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप कितनी इन्वेंट्री अपने पास रखेंगे। परचेजेस, जो आपकी परचेजेस है वो आप किस तरीके से करेंगे, क्योंकि ये नहीं हो सकता कि आप हर महीने जाएँ और सप्लायर आपको माल दे देगा। आपको अरेंजमेंट करनी पड़ती है पहले से कि सप्लायर से बिफोर हैंड, क्योंकि माल आपके पास अगर स्टोर के अंदर नहीं पड़ा है और आप उसी महीने जिस महीने आपको प्रोडक्शन करनी है उसी महीने के अंदर आप जाके अगर परचेजेस खरीदने की फ़िक्र में लग जाते हैं तो डेफिनेटली देयर इज़ ए कलैप्स। तो यू हैव टू थिंक इन टर्म्स ऑफ कि यू आर इन अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। आप अपने आप को अगर इस तरीके से रखकर सोचेंगे तो ये जो बजट की प्रिपरेशन है और कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंसी के जितने सवाल हैं, लास्ट मैंने जो कराया था वेरिएंस एनालिसिस का, तो फिर आपको आसान लगेंगे ये सवाल। और अगर आप इसे एब्स्ट्रैक्ट तरीके से समझने की कोशिश कर रहे हैं, एब्स्ट्रैक्ट का मकसद क्या है? एब्स्ट्रैक्ट का मकसद ये है कि बिल्कुल एक हवा के अंदर के आप उसको प्रैक्टिकली नहीं समझ रहे हैं बल्कि बस आप इसको रोबोटिकली आप करे चले जा रहे हैं। तो टेक माय वर्ड्स के फिर आपको ना ये समझ में आएगा, ना आप एग्जाम्स के अंदर बेहतर तरीके से कर सकेंगे और ना फ्यूचर के अंदर आपको ये कोई हेल्पफुल होगा। तो ट्राई टू कीप योर सेल्फ इन प्लेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग जो प्रोडक्शन मैनेजर है उसकी जगह रखकर सोचें कि आप एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स चला रहे हैं और उसको आप किस तरीके से ऑनर बनकर भी सोच सकते हैं। आपके सोचें कि यार ये अगर मैन्युफैक्चरिंग मुझे करनी है तो किस किस सेक्शन के अंदर मुझे प्लानिंग करनी पड़ेगी। सेल्स का बजट बन गया है। नॉर्मली इन कंपनीज़ अगर आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड की बात करें तो ये जो आपको लग रहा है ये सेल्स यहाँ दिए हुए हैं, इसके लिए बड़ी मेहनत होती है। मतलब पूरी टीम्स बैठती हैं, मार्केटिंग की टीम बैठेगी और आपके जो सेल्स के लोग हैं वो बैठेंगे और बैठने के बाद में हिस्टोरिकल ट्रेंड देखेंगे कि यार ट्रेंड क्या है, हमारी प्रोडक्ट्स मार्केट में किस तरीके से बिक रही हैं। अगर हम मार्केटिंग कैंपेन्स डिफरेंट तरीके की अगर हम चलाएं तो फिर क्या एक्सपेक्टेशन है कि हम जो है अपनी प्रोडक्ट जो है उसकी सेल्स जो है वो टारगेट कौन सा अचीव कर सकते हैं, क्या हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो देयर इज़ ए लेंथी प्रोसेस, उसके बाद में ये बनता है। तो कुछ एग्जाम्स के क्वेश्चंस जो हैं वो सेल्स बजट से भी आएंगे। यहाँ इसने सेल्स बजट आपको दिया हुआ है। तो बटा इससे मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आप अपने आप को मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के अंदर रखकर सोचें इस किस्म के सवाल करते हुए, तो ज़िंदगी आसान होगी और आपकी समझ में भी आएगा। और अगर आप इसको एब्स्ट्रैक्ट तरीके से समझने की कोशिश कर रहे हैं तो देन देयर इज़ ए प्रॉब्लम। तो आगे देखते हैं। एट ऑल टाइम्स एफ लिमिटेड एक्सपेक्ट्स द फिनिश गुड्स इन्वेंट्री टू बी 15% ऑफ द फॉलोइंग मंथ सेल्स। के एफ लिमिटेड जो है वो क्या कहता है कि वो जो एंडिंग इन्वेंट्री है, फिनिश गुड्स इन्वेंट्री जिसकी बात कर रहा है, वो कहता है वो इन्वेंट्री टू बी फिनिश गुड्स इन्वेंट्री के जो बिल्कुल तैयार होगी टू बी 15% ऑफ द फॉलोइंग मंथ सेल्स के जो नेक्स्ट मंथ्स के अंदर सेल होने वाली है
उसका 15% जो है वो फिनिश गुड्स फॉर्म के अंदर रखेगा। तो इसका मकसद है सेल्स के अंदर जो हर महीने आप सेल्स कर रहे हैं इसके अंदर ये इन्वेंट्री का कुशन भी आपको रखना पड़ेगा, फिर जाके प्रोडक्शन का बजट आपको बनेगा। इसमें कहता है ए रिक्वायरमेंट के अंदर स्टेट 2 बेनिफिट्स ऑफ प्रिपेयरिंग बजट के 2 बेनिफिट्स आप बताएं कि बजट बनाने के 2 बेनिफिट्स क्या क्या हैं। तो देखिए बजट बनाने के बेनिफिट्स जो हैं वो एक तो रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग के, जब आप बजट बना रहे होते हैं तो एक्चुअली यू आर मेकिंग द पीपल रिस्पॉन्सिबल कि हर आदमी की एक जिम्मेदारी होगी। अगर आप कोई टारगेट्स असाइन कर रहे हैं लोगों को कि भाई इतने यूनिट्स आपको बेचने हैं, तो एक्चुअली मार्केटिंग और सेल्स डिपार्टमेंट का कोऑर्डिनेशन है, तो कोऑर्डिनेशन एक्टिविटी आपकी बढ़ती है। प्रोडक्शन वाले से अगर आप कह रहे हैं कि प्रोडक्शन इतनी करनी है, बजट बना रहे हैं, तो इसका मकसद है जो सप्लाई चेन का हेड है जो मटेरियल लेकर आएगा इस प्रोडक्शन को बनाने के लिए, वो भी फिर कोऑर्डिनेटिंग एक्टिविटीज़ हो जाएगी प्रोडक्शन मैनेजर की और आपका जो सप्लाई चेन का हेड है। इसी तरीके से लेबर अगर आपको चाहिए तो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट उसको फिर आप अकाउंटेबल करेंगे। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है इसके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी एक एलिमेंट जो है वो इसके अंदर डलता है कि आप रिस्पॉन्सिबल बना सकते हैं। कोऑर्डिनेटिंग एक्टिविटीज़ आपकी बढ़ जाएगी। जब बजट बनाएंगे तो एक्चुअल रिजल्ट्स आ रहे होंगे तो फिर अकाउंटेबिलिटी का भी कंसेप्ट आएगा। आप उसको बिफोर हैंड रेमेडियल एक्शंस भी ले सकते हैं उसके ऊपर। तो बजट बनाने के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। KPIs आप लोगों के रख सकते हैं, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स जिसे कहते हैं कि हर शख्स की जिम्मेदारी है कि वो अपना ये काम करेगा तो उसके फिर इसका मतलब जो परफॉर्मेंस उसकी बेहतर है और उसी के हिसाब से उसको अप्रेस किया जाएगा। तो बजट बनाने की जो बेनिफिट्स हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग आ जाती है, मैनेजमेंट कंट्रोल आपका आ जाता है इसके अंदर कि आप कंट्रोल कर रहे होते हैं चीज़ों को। तो मैनेजमेंट कंट्रोल हो गया, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग हो गई। मोटिवेटिंग डिपार्टमेंट्स फंक्शंस के जो डिपार्टमेंट्स आपके डिफरेंट चल रहे हैं उनको फिर एक मोटिवेशन भी मिलता है कि यार अगर हम ये टारगेट अचीव कर लेंगे तो वी विल बी अप्रेज्ड इन अ वेरी गुड वे। और जो इंक्रीमेंट वगैरह लगता है, बोनसेस मिलते हैं, वो फिर अच्छे तरीके से मिलेंगे। बिकॉज अगर कोई आपके पास टारगेट ही नहीं है करने के लिए तो फिर आप एब्स्ट्रैक्ट के अंदर क्या करेंगे। तो दैट्स वेरी गुड कि आपको ये होना चाहिए। कोऑर्डिनेटिंग एक्टिविटीज़ ऑफ डिपार्टमेंट फंक्शंस, मैंने आपको बताया कि जब बजट बनाएंगे और इसको अचीव करने जाएंगे तो डेफिनेटली फिर कोऑर्डिनेटिंग एक्टिविटीज़ आपकी होती है। यू हैव टू अंडरस्टैंड कीप ऑन वन प्लेस ऑल ऑफ द डिपार्टमेंट्स के सब डिपार्टमेंट्स मिलकर काम करेंगे तो आप ये टारगेट अचीव करेंगे। प्रोडक्शन भी आपकी हो जाएगी और सेल्स भी होगी, रेवेन्यू जनरेट होगा और कंपनी ग्रो करेगी। प्लानिंग अहेड, आप बिफोर हैंड क्योंकि बैठकर सोच रहे होते हैं तो रेमेडियल एक्शंस कैन बी टेकन इफ शॉर्टेज ऑफ रिसोर्सेज इज आइडेंटिफाइड। अगर जब ये एक्चुअल के अंदर सब कुछ होने जाएगा तो फिर पता चलेगा कि हो क्या रहा है। तो ये बेनिफिट्स हैं आपके बजट के जो आपको मिलते हैं। उसके बाद सेकंड के अंदर कहता है प्रिपेयर द प्रोडक्शन बजट फॉर ईच ऑफ द मंथ्स फ्रॉम अप्रैल टू जून। अप्रैल से लेके जून तक आपको प्रोडक्शन बजट बनाने की बात कर रहा है कि प्रोडक्शन बजट आप बनाएं। प्रोडक्शन बजट कैसे बनाएंगे, देखिए इंपॉर्टेंट ये है कि इसमें एक एलिमेंट इंपॉर्टेंट है, 15% ऑफ द फॉलोइंग मंथ सेल्स की जो फॉलोइंग मंथ सेल्स है उसका 15% एंडिंग इन्वेंट्री होगी। तो इसका मकसद ये हुआ कि अप्रैल के महीने की जो एंडिंग इन्वेंट्री, जब हम अप्रैल के महीने का बजट बनाएंगे तो मई के महीने की जो सेल्स है इसका 15% आप निकालेंगे तो फिर वो जाके क्या बनेगी, क्लोजिंग इन्वेंट्री बनेगी अप्रैल की। ये फॉलोइंग मंथ्स है ना, तो अप्रैल का फॉलोइंग मंथ्स मई है तो मई की 15% आप निकाल लें। 2600 का 15% आपने निकाला तो 390 बनता है। इसी तरीके से जो अप्रैल की अपना महीना है, जो आपका अभी अप्रैल से पहले मार्च आएगा, मार्च के महीने की जो भी आपका जो आपने एंडिंग इन्वेंट्री कैलकुलेट की होगी, सेल्स के यूनिट्स तो इसने हमें नहीं दिए हैं, लेकिन इसने ये कहा है कि फॉलोइंग मंथ्स की जो भी सेल्स होगी उसका 15% उस महीने के अंदर ये रखेगा। तो इसका मकसद है अप्रैल जो 2400 यूनिट्स आपको नज़र आ रहे हैं इसका जो 15% है क्लोजिंग इन्वेंट्री 360, ये एक्चुअली मार्च के महीने की एंडिंग इन्वेंट्री होगी। तो अप्रैल के महीने के अंदर ये ओपनिंग बन जाएगी जाके, और जो मई के महीने की जो आपने इन्वेंट्री अप्रैल के महीने के अंदर जो एंडिंग इन्वेंट्री होगी वो फिर मई के अंदर ओपनिंग इन्वेंट्री बनेगी। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी है लेकिन आपको समझना होगा
कि फॉलोइंग मंथ्स जो है, फॉलोइंग मंथ का 15% इन्होंने कहा है कि ये एंडिंग इन्वेंट्री फिनिश इन्वेंट्री की फॉर्म के अंदर रखेंगे। तो फॉलोइंग मंथ्स का आप इन सब का 15% निकाल लें, मैं इसका 15% निकाल लें, देखें कितना होगा। जिसका निकाल रहे हैं वो पहले वाला जो महीना है, प्रीवियस मंथ है, उसके लिए एंडिंग इन्वेंट्री बनेगी। ये बात आप जहन के अंदर रखें। तो 3000 का 15% आपने निकाला, 450 बन गया। इसी तरीके से 2800 का 15% निकाल लें ताकि आपके पास ये 15% की फिगर आ जाए। 420 और ये 2500 अगस्त का भी निकाल लें, बताता हूँ मैं आपको, 375। तो ये अपना एंडिंग इन्वेंट्री जो निकालेंगे वो आपको कंसेप्ट पता है कि नेक्स्ट मंथ के अंदर जाके वो ओपनिंग इन्वेंट्री बन जाती है। अब हम अप्रैल से मई जून तक का हम लिखते हैं यहाँ पे उठा के, अप्रैल मई जून। अप्रैल मई जून का देखें, सबसे पहले ओपनिंग क्लोजिंग इन्वेंट्री आप लिखें। मैंने आपको बताया था कि अप्रैल के महीने के अंदर जो क्लोजिंग इन्वेंट्री होगी वो मई की होगी, और मई का हमने क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी निकाली है, 390। देख रहे हैं आप। तो इसका मकसद है क्लोजिंग इन्वेंट्री 390 हो गई। और मैंने आपको ये बताया था अभी कि जो अप्रैल के अपने महीने की जो सेल्स है, इसका जो 15% है वो एक्चुअली जो प्रीवियस मंथ है उसमें क्लोजिंग बना होगा। तो अप्रैल के महीने के अंदर ये ओपनिंग बनेगा, तो 360 ओपनिंग हो गया। और आपको सेल्स जो करनी है अप्रैल के महीने में वो 2400, ये तो उसने सवाल के अंदर आपको दी है, तो ये आ गई। अब समझते हैं इसको थोड़ी देर के लिए, बड़ा आसान है। 390 क्लोजिंग इन्वेंट्री हमें चाहिए, जो हमें फिनिश गुड्स फॉर्म के अंदर जो भी हमारी प्रोडक्ट है वो 390 यूनिट्स हमें चाहिए हैं। और इसके अलावा 2400 हमें बनाने हैं। तो 2400 हमें बनाने हैं और 390 हमें ये भी हमें रिक्वायर्ड है। इनको प्लस करें, इसमें से ओपनिंग इन्वेंट्री जो है उसको माइनस कर दें। -360 माइनस किया तो 2430। एक्चुअली ये यूनिट्स टू बी प्रोड्यूस्ड कि अप्रैल के महीने के अंदर जो यूनिट्स आप प्रोड्यूस करेंगे वो एक्चुअली 2430 यूनिट्स प्रोड्यूस करेंगे। दैट्स वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। सिर्फ ओपनिंग इन्वेंट्री और क्लोजिंग इन्वेंट्री का कंसेप्ट आपका अगर क्लियर हो, क्लोजिंग इन्वेंट्री का तो उसने बताया है कि फॉलोइंग मंथ्स का जो है 15% आप निकाल लें। तो अप्रैल के महीने के अंदर जो मई के महीने का जो भी सेल्स के यूनिट्स हैं उसका 15% आपने निकाला था, तो 390 आया था, ये क्लोजिंग हो गया। और अप्रैल का महीना क्योंकि स्टार्ट का महीना है तो आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि अप्रैल के महीने की ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी होगी। तो जो मार्च है, अब मार्च के महीने के अंदर जो क्लोजिंग इन्वेंट्री आपने कैलकुलेट की होगी वो अप्रैल के यूनिट्स को लेके आपने कैलकुलेट की होगी। तो मार्च के महीने की जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है वो अप्रैल के महीने के अंदर ओपनिंग इन्वेंट्री बनेगी, जो अभी हमने निकाला। तो ये आपने निकाल दिया। अब मई के अंदर ज़िंदगी आसान है क्योंकि मई के महीने की जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है, ये क्लोजिंग इन्वेंट्री आप देखेंगे ओपनिंग इन्वेंट्री बन जाएगी। और मई के महीने के जो सेल्स यूनिट्स हैं वो तो उसने आपको दिए। मैं 2600, आपने 2600 इस तरीके से लिख दिए। और इसकी जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है वो जो जून का मंथ है, जून के मंथ्स की, जून जो है वो 3000 था, और 3000 का जब आपने 15% निकाला था तो वो 450 आया था। ये 450 जो है वो क्लोजिंग इन्वेंट्री है आपकी, ये आ गई। आपने सेल्स के यूनिट्स को और क्लोजिंग इन्वेंट्री को प्लस किया और उसके बाद ओपनिंग इन्वेंट्री माइनस करी, तो आपके पास यूनिट्स टू बी प्रोड्यूस्ड आ गए। जून के महीने में जब आएंगे तो जून के महीने में जो मई की जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है वो ओपनिंग इन्वेंट्री बन जाएगी। और जून के मंथ्स की अपनी, जून के सेल्स के यूनिट्स तो दिए मैं 3000 सवाल में आपको, और जून के मंथ्स की जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है वो जो जुलाई का महीना था आपका, उस जुलाई के महीने का 2800 जो आपने देख रहे हैं यहाँ से, इसका 15% आपने निकाला तो वो आपके पास 420 आया था। ये देख रहे हैं 420 मैंने निकाला था, तो ये 420 जो है वो आपके पास आ गया। तो इस तरीके से आपने इसको क्लोजिंग इन्वेंट्री को और यूनिट्स जो सेल्स करने थे उनको प्लस करा, उसमें से ओपनिंग इन्वेंट्री आपने माइनस कर दी, तो आपके पास यूनिट्स टू बी प्रोड्यूस्ड आ गए जो एक्चुअली आपको प्रोड्यूस करने हैं यूनिट्स। तो ये प्रोडक्शन का बजट आपने इस तरीके से बना लिया। दैट्स वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। सिर्फ ओपनिंग इन्वेंट्री और क्लोजिंग इन्वेंट्री का कंसेप्ट जो मैंने आपको समझाया है, अगर आप जहन के अंदर रखेंगे तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आगे आए, आगे कहता है कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन के अंदर कहता है कि ईच यूनिट ऑफ प्रोडक्ट रिक्वायर्स 2 किलोज ऑफ रॉ मटेरियल, के हर यूनिट बनाने के लिए 2 किलोज ऑफ रॉ मटेरियल आपको चाहिए। मटेरियल्स आर परचेज 1 मंथ बिफोर दे आर यूज्ड फॉर प्रोडक्शन, के 1 मंथ जो भी प्रोडक्शन आप करने जा रहे हैं, यानी अप्रैल के महीने की जो प्रोडक्शन आप करेंगे
तो उसका फिर आपको आर परचेज 1 मंथ बिफोर, तो इसका मकसद है मार्च के महीने में फिर आप उसकी ख़रीदारी करेंगे, और अप्रैल के महीने में, तो अपना मई के महीने में जो आप कर रहे होंगे, जो भी प्रोडक्शन करेंगे उसकी परचेजिंग जो है, और ये इट मेक्स मोर सेंस। जैसे मैंने आपको शुरू में कहा था कि ये नहीं हो सकता कि जिस महीने आपको यूनिट्स बनाने हैं उसी महीने आप ख़रीदारी करने निकल जाएं। तो ख़रीदारी आपको बिफोर करनी पड़ती है, ताकि वो मटेरियल तो आपके पास हो, इन केस मटेरियल शॉर्टेज हो जाता है, सप्लायर इस पोजीशन में नहीं है कि आपको मटेरियल दे सकता है, तो फिर आप क्या करेंगे। तो बिल्कुल लॉजिकल बात है कि 1 मंथ बिफोर जो है ये ख़रीदारी करते हैं। तो ये बड़ी सिंपल हो गया। और 2 किलो आपको हर यूनिट जो बनाएंगे, प्रोडक्शन हम बना कर आ रहे हैं, हर यूनिट्स जो आप बनाएंगे उसका 2 किलोज जो है वो आपको मटेरियल चाहिए। और 50% ऑफ द परचेजेस फॉर द मंथ आर पेड इन द मंथ ऑफ परचेजेस। 50% जो परचेजेस आप खरीदेंगे उसकी पेमेंट आप कर देंगे टू रिसीव ए 5% कैश डिस्काउंट। 5% वो जो 50% जो आप पे करेंगे उस पर 5% डिस्काउंट भी आपको मिलेगा। एंड द रिमेनिंग 50% आर पेड इन द फॉलोइंग मंथ्स। और बाकी जो 50% है वो फिर नेक्स्ट मंथ के अंदर आप पे कर देंगे। कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल इज एक्सपेक्टेड टू बी 8% पर किलो। कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल $8 पर किलो के हिसाब से आपको पड़ता है जो मटेरियल आप खरीदते हैं। कहता है प्रिपेयर द परचेज बजट फॉर ईच ऑफ द मंथ्स फ्रॉम अप्रैल टू जून। अप्रैल से लेके जून तक का आप बजट बना लें। परचेजेस बजट बनाने की बात कर रहा है। परचेजेस बजट बनाने के लिए आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि भाई यूनिट्स कितने प्रोड्यूस करने हैं। तो मटेरियल आर परचेज 1 मंथ बिफोर दे आर यूज फॉर प्रोडक्शन के 1 महीने पहले का आपको पता होना चाहिए। तो 1 महीने पहले पता करने के लिए देखें बड़ा सिंपल है कि आपने जो अप्रैल के महीने के अंदर अगर आप बैठ रहे हैं तो अप्रैल के महीने के अंदर 1 मंथ जो आपको आप जो ख़रीदारी करेंगे वो किस हिसाब से करेंगे बैठ के, कि एक्चुअली जो मई के महीने में आपको यूनिट्स बनाने हैं उनकी ख़रीदारी आप अप्रैल के महीने में करेंगे, क्योंकि 1 मंथ बिफोर याद रखिएगा। तो इसका मतलब है अप्रैल के अंदर अगर आप बैठे हुए हैं तो एक्चुअली आप बात कर रहे हैं कि यार मई के महीने में कितने यूनिट्स बनाने हैं, ताकि इसके लिए मैं परचेजेस करके बिफोर हैंड पहले रख दूँ। तो मई के महीने में 2660 यूनिट्स आपको बनाने हैं, जो अभी आप निकाल कर खुद आए हैं। ये आपने कर लिया। 2 किलो आपको मटेरियल दरकार है और 1 यूनिट मटेरियल $8 में मिलता है। तो 2660 को आपने 2 से मल्टीप्लाई किया और फिर 8 से मल्टीप्लाई किया तो यू गेट 42,560। 2660 अपने पास कर देख लें, मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 8 यू गेट 42,560। अब आ जाए मई के महीने में। मई के महीने में आप जब प्लानिंग कर रहे हैं तो आप किस यूनिट्स की बात कर रहे हैं? आप जून की बात कर रहे हैं कि जून में जो यूनिट्स बनेंगे उनकी खरीदारी आप मई के महीने में करेंगे। तो जून में कितनी करेंगे? 2970 और अगेन 2 और 8 से मल्टीप्लाई करके ये आ गया। अब जून के महीने में आप जो बातें कर रहे हैं, जून के महीने में क्या करेंगे? जुलाई की प्रोडक्शन की बात करेंगे। तो जुलाई का मकसद ये हुआ कि जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है ये तो ओपनिंग इन्वेंट्री बन जाएगी, यहाँ आ जाएगी। और जुलाई के महीने की जो सेल्स है वो आपको दी हुई है सवाल के अंदर। ये देखें 2800, ये 2800 मैंने यहाँ लिख दिया। ये ओपनिंग को माइनस में कर दें। 2800 दिए हुए थे। इसकी जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है वो अभी हम पढ़कर आ रहे हैं कि फॉलोइंग मंथ्स की जो सेल्स है उसका 15% होगी। इसीलिए देखें मैंने अगस्त का 375 निकाला था कि 2500 का 15% निकाला, 375 आया। तो ये आपने 375 जो है आप यहाँ लिख दें, ये क्लोजिंग इन्वेंट्री है। तो 375 क्लोजिंग इन्वेंट्री है और 2800 यूनिट्स बनाने हैं जो बिकेंगे, सेल्स होगी। और इसमें से माइनस कर दें 420 ओपनिंग, तो 2755। ये एक्चुअली यूनिट्स हैं जो आप जुलाई के अंदर बनाएंगे। और जुलाई के महीने में जो बनाएंगे उनकी ख़रीदारी आप जून के अंदर बैठ कर करेंगे। तो इसीलिए देखें ये 2755 इस तरीके से ये फिगर आई है। एंड दैट्स द होल पॉइंट कि यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। और इसको आपने 2 से मल्टीप्लाई करा, फिर 8 से मल्टीप्लाई करा एंड यू गेट $44,080 आपके पास ये परचेजेस की अमाउंट आ गई। जो परचेजेस आपको कैलकुलेट करनी है, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। द होल क्वेश्चन इज दैट कि परचेजेस जो आप करेंगे वो कब करेंगे कि जो फॉलोइंग मंथ्स है, जो आप बनाने जा रहे हैं अगले महीने के अंदर, उसकी ख़रीदारी आप 1 महीने पहले करेंगे। ये 1 महीने पहले का कंसेप्ट अगर आपकी समझ में आ जाएगा तो ये भी समझ में आ गया होगा होपफुली आपका, कि हम जिस महीने बैठ के ये बना रहे होंगे परचेजेस का बजट, तो नेक्स्ट मंथ जो बल्कि फॉलोइंग मंथ के अंदर जो प्रोडक्शन हो रही होगी उन यूनिट्स को ले रहे होंगे।
तो ये वाला पार्ट भी आपका हो गया। उसके बाद आगे कहता है कि प्रिपेयर द प्रोडक्शन, बल्कि ये हो गया था। आगे कहता है कैलकुलेट द अमाउंट टू बी पेड फॉर परचेजेस फॉर ईच ऑफ द मंथ्स फ्रॉम अप्रैल टू जून, के अप्रैल से लेके जून तक की जो भी आपका है उसको आप निकाल लें। तो अप्रैल से लेके जून तक की हमें जो पेमेंट हम कर रहे हैं, पेमेंट के लिए उसने हमें बताया था कि 50% तो उसी महीने वो पे कर देता है, और जो पे करता है उस पर 5% उसको डिस्काउंट मिलता है। बाकी 50% जो होता है वो नेक्स्ट मंथ्स के अंदर पेमेंट करता है, ये ध्यान में रखिएगा। अब आते हैं हम कि पेमेंट क्या करेंगे। तो पेमेंट के लिए अगेन अप्रैल में जून कर लें, तो परचेजेस ऑफ करंट मंथ आप निकाल कर आ रहे हैं। अप्रैल के महीने की परचेजेस आपने कितनी निकाली थी, 42,560। ये 42,560 अप्रैल के महीने की परचेजेस हो गई। मई के महीने की परचेजेस आपने निकाली है 47,520, ये 47,520 आ गई। और जून के महीने की भी आपने परचेजेस निकाली है $44,080, ये $44,080 आ गया। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ऊपर से आपने सिर्फ फिगर लिखनी है क्योंकि परचेजेस आप ऊपर निकाल कर आ रहे थे। 50% इसका पेमेंट करना है और 50% में से 5% कर दे तो 42,560 मल्टीप्लाइड बाई इसका 50% निकाल लें। 42,560 का 50% आपने निकाला 21,280 होता है। इसका फिर आप 5% जो है वो, क्योंकि इसका आपको डिस्काउंट मिल रहा है तो इसका मतलब है इसके 95% इस अमाउंट की पेमेंट आप करेंगे क्योंकि 5% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो 21,280 मल्टीप्लाइड बाई 95% यू गेट 22,116। ये 22,116 देख रहे हैं, इस तरीके से 22,216 आपने निकाला। इसी तरीके से यहाँ आ जाएं, 47,520 मल्टीप्लाइड बाई 50%, 23,760। इसका वही 95 क्योंकि 5% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो 22,572, ये देखें 22,572 ये आ गया। इसी तरीके से इसको कर लें 44,080 मल्टीप्लाइड बाई 50%, 22,040 एंड मल्टीप्लाइड बाई 95%, तो 29,38। ये आपने इस तरीके से तीनों की पेमेंट निकाल ली। बहुत सिंपल है, कोई इशू नहीं है किसी किस्म का यहाँ तक। उसके बाद आ जाते हैं, एक और स्टोरी है इसके अंदर कि जो प्रीवियस मंथ जो था, जो भी बाकी 50% जो पे होगा वो क्या हो गया, तो 50% की स्टोरी होगी। 50% नेक्स्ट मंथ के अंदर पेमेंट करेंगे। इसका मकसद है, नेक्स्ट मंथ का मकसद ये हुआ कि ये 42,560 जो है ये नेक्स्ट मंथ परचेजेज ऑफ प्रीवियस मंथ देख रहे हैं। पर इसको मैं अभी 38 वाला आपको बताता हूँ। परचेजेज ऑफ प्रीवियस मंथ, ये जो परचेजेज थी इसको यहाँ लिख दें, और इसका 50% अब 5% डिस्काउंट नहीं मिलेगा। तो ये जो 42,560 था वो मई के महीने में इसका 50% आपको पे करना है। इस पर डिस्काउंट कुछ नहीं मिलेगा, तो स्ट्रेट 42,560 का 50% निकाल लें और वो 21,280 बनेगा। ये आपके पास यहाँ आ गया मई के महीने में। जून के महीने में जब आएंगे तो जो परचेजेस थी मई की, ये मई के महीने की परचेजेस ये आ गई क्योंकि इसका 50% आप जून में पे करेंगे। तो 47,520 का 50% आपने पे करा, 23,760 आपके पास ये आ गया। तो ये फॉलोइंग मंथ्स जो पेमेंट करेंगे वो ये आ जाएगा। तो अप्रैल के महीने में ये, तो अप्रैल के महीने में क्या होगा, अप्रैल के महीने में जो 50 मार्च के महीने में जो आपने परचेजेस की होगी मार्च में, उसका 50% बच गया है, वो आपको अप्रैल के महीने में पे करना है। तो एक्चुअली मार्च के महीने में आपने ख़रीदारी कितनी की थी, तो मार्च के महीने में कितनी ख़रीदारी की थी, हमने बताया कि मार्च के मंथ में बैठ के हमने ये देखा होगा कि अप्रैल में कितने यूनिट्स हमें प्रोड्यूस करने हैं। तो अप्रैल के महीने में कितने यूनिट्स प्रोड्यूस करने थे, 2430। तो 2430 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 8,
So 2430 multiplied by 2 multiplied by 8, we get 38,880. 38,880 डॉलर ये परचेजेज है मार्च के महीने की, और इसीलिए इसका 50% जो है आपको अप्रैल में पे करना है। तो ये 38,880 इस तरीके से आया आपके पास, इसका 15% 19,440 होता है जो आप अप्रैल के महीने में पे करेंगे। इस तरीके से ये कैलकुलेशन आपकी कंप्लीट हो गई। टोटल अमाउंट टू बी पेड, टोटल अमाउंट जो पे करेंगे ए और बी कर लें उठा के, एक तो 20,216 डॉलर की पेमेंट हो रही है, एक 19,440 की हो रही है। तो एक ये अमाउंट जो पे कर रहे हैं, इन दोनों अमाउंट को प्लस करें तो 39,656 बनेगा। इसी तरीके से एक अमाउंट ये आ जाएगी, एक अमाउंट ये आएगी। इन दोनों को दो पेमेंट्स आप कर रहे हैं, एक तो करंट मंथ की पेमेंट कर रहे हैं और जो प्रीवियस मंथ का 50% है वो पे कर रहे हैं। तो एक अमाउंट ये, दोनों को प्लस करें। ये टोटल पेड टू सप्लायर्स, एक्चुअली जो आप सप्लायर्स को पे करेंगे वो ये अमाउंट बनती है। अप्रैल के महीने में 39,656 डॉलर की पेमेंट होगी, मई में 43,852 की होगी, और जून में 44,098 डॉलर की आप पेमेंट करेंगे। तो दैट वाज द होल स्टोरी। जो बजट आपने देखा कि किस तरीके से बजट बनाते हैं, ये कहानी आपकी कंप्लीट हुई डी की। आगे आते हैं, एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। द प्रोडक्ट इज सोल्ड एट $40 पर यूनिट। प्रोडक्ट जो है $40 पर यूनिट के हिसाब से आप बेचते हैं। इन लेट में 2021 के अंदर एफ लिमिटेड इज़ एक्सपेक्टेड टू रिसीव एन एक्स्ट्रा ऑर्डर। एफ लिमिटेड एक्सपेक्टेड है कि एक एक्स्ट्रा ऑर्डर जो है उसको मिलेगा फ्रॉम ए लॉन्ग टर्म कस्टमर फॉर 300 यूनिट्स टू बी डिलीवर्ड बाय द एंड ऑफ जून 2021। ये डिलीवर्ड करने हैं आपको जून 2021 के अंदर। हाउएवर एफ लिमिटेड विल बी एट इट मैक्सिमम प्रोडक्शन कैपेसिटी इन जून 2021। जून के महीने में इनकी अपनी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो मैक्सिमम पे होगी, तो दे आर नॉट एबल टू मैन्युफैक्चर दीज 300 यूनिट्स विच आर रिक्वायर्ड बाय ए लॉन्ग टर्म कस्टमर। तो क्या करेंगे टू फुलफिल द ऑर्डर? इस ऑर्डर को फुलफिल करने के लिए एफ लिमिटेड वुड हैव टू परचेज दीज यूनिट्स फ्रॉम एन आउटसाइड सप्लायर एट ए कॉस्ट ऑफ $38 पर यूनिट के $38 पर यूनिट के हिसाब से ये एक कस्टमर से एक सप्लायर से ख़रीद लेंगे। वुड हैव टू परचेज, इन्हें ख़रीदना पड़ेगा किसी सप्लायर से जो ये माल एग्जैक्टली यही बनाता है, उससे $38 पे ख़रीदेंगे और बेचेंगे कितने में? $40 के अंदर। तो अपेरेंटली तो ये लगता है कि इन्हें ये काम कर लेना चाहिए। एडवाइज वेदर और नॉट एफ लिमिटेड शुड एक्सेप्ट द ऑर्डर एंड परचेज 300 यूनिट्स फ्रॉम एन आउटसाइड सप्लायर। जस्टिफाई योर आंसर कि क्या करना चाहिए, कैसे ख़रीद लेना चाहिए? तो बिल्कुल ख़रीद लेना चाहिए, क्योंकि एक तो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है। ये अगर मना कर देगा तो वो कस्टमर इसका जा सकता है, और सेकंड ये है कि इसको प्रॉफिट हो रहा है। 40 में बेचेगा, 38 में ख़रीद रहा है, तो 2 यूनिट्स तो इसको $2 तो अपेरेंटली बच रहे हैं, फ़ायदा ही हो रहा है। सिर्फ माल उठा के उसको देना है, तो ये हो गया। लेकिन इसमें प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि क्वालिटी का इशू है, क्योंकि लॉन्ग टर्म कस्टमर है ये, और लॉन्ग टर्म कस्टमर का मकसद है अगर जो सप्लायर है उसने अगर क्वालिटी मेंटेन नहीं करी, क्योंकि वो जो कस्टमर है वो तो एफ लिमिटेड की क्वालिटी देख कर आ रहा है। अब अगर ये क्वालिटी वो मेंटेन नहीं करता है सप्लायर, तो इशू आ सकता है। दूसरे फिर जून में डिलीवरी देनी है, हो सकता है सप्लायर अभी तो कमिट कर दे कि मैं दे दूंगा $38 में, लेकिन फिर वो डिलीवरी अगर नहीं दे सका तो भी रिलेशनशिप ख़राब होंगे। तो एफ लिमिटेड हैज़ टू सी कि ये वाले इश्यूज़ वो देख ले, और देखने के बाद में अपेरेंटली जो है ये ऑर्डर उसे एक्सेप्ट करके, अगर क्वालिटी और टाइम जो है वो अगर वो उसको देखना चाहिए जाके कि ये दो चीज़ें अगर पूरी हो रही हैं, तो फिर ये एडवाइस आप करें उसको कि वो कर ले। तो मेंटेन द रिलेशनशिप विद द लॉन्ग टर्म कस्टमर, और एफ लिमिटेड कैन स्टिल मेक ए प्रॉफिट ऑफ $2 ईच। क्वालिटी नॉट एश्योर्ड और डिलीवरी टाइम नॉट एश्योर्ड, कि आपका डिलीवरी टाइम भी कोई एश्योर्ड नहीं हो रहा है, कि आप कोई एश्योरेंस नहीं है इस बात की कि होगा, और क्वालिटी का मसला है। तो दीज टू थिंग्स विल नीड टू सी बाय एफ लिमिटेड कि इफ दीज आर आई मीन टू से एफ लिमिटेड इज ओके विद दीज टू थिंग्स, देन ही शुड एक्सेप्ट इट, कि ऑर्डर एक्सेप्ट करके डिलीवर कर दें और $2 पर यूनिट कमाएं। तो ये था फ्रॉम माई साइड टुडे कि हमने देखा कि प्रोडक्शन बजट, सेल्स बजट हमने डिस्कस किया, और ये 2021 फेब मार्च का पेपर आपका पूरा कंप्लीट हो गया। आप यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं, क्राचिंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट पे पूरा पेपर आज कंप्लीट हो गया। 6 के 6 क्वेश्चंस आपको वहाँ मिलेंगे, और इनको देखें, प्रैक्टिस करें। जो ए लेवल की अकाउंटिंग है इसका सिलेबस काफ़ी अच्छा खासा बड़ा सिलेबस है,
तो आई ट्राई कि बाकी पेपर्स भी हम इसके करते रहें और जो भी कंसेप्ट्स हैं वो भी आपके क्लियर हों